The Fine Art of the Big Talk: How to Win Clients, Deliver Great Presentations, and Solve Conflicts at Work. Book by Deborah Fine. Introduction. क्या आप ज़्यादा मीनिंगफुल बातचीत करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने बॉस, कलीग्स और क्लाइंट्स से बेहतर तरीके से बातचीत कैसे की जाए? क्या आपको अपने मन की बात कहना मुश्किल लगता है? ये समरी आपको बिग टॉक का कॉन्सेप्ट समझाएगी। अगर स्मॉल टॉक हल्के टॉपिक्स के लिए हैं, तो बिग टॉक बातचीत का मेन पर्पस होता है। ये कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे एक क्लाइंट के साथ डील फाइनल करनी हो, कोई प्रेजेंटेशन देनी हो या हो सकता है ऑफिस के रोज के झगड़ों को सुलझाना हो। इस समरी का हर चैप्टर आपको बेहतर और इफेक्टिव बिग टॉक करने में मदद करेगा। आप अलग अलग तरह के ऑडियंस से बात करना सीखेंगे। आप ये भी सीखेंगे कि इन्हीं अलग अलग लोगों के लिए आप एक ही स्पीच कैसे तैयार करें। आप ये भी जानेंगे कि बातचीत को कैसे मैनेज किया जाए। आप एजेंडा के बारे में जानेंगे और ये भी कि वो कैसे काम करते हैं, ताकि आप अपनी हर बातचीत को हमेशा सही ट्रैक पर रख सकें। आप बॉडी लैंग्वेज की ताकत को जानेंगे। ये आपको दूसरों पर असर डालने और उनके इरादों का पता लगाने में मदद कर सकता है। ये समरी आपको ये जानना सिखाएगी कि कोई इंसान कहीं झूठ बोलकर आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। इसके अलावा आप ये भी सीख पाएंगे कि झगड़ों को कैसे सुलझाया जाए। आपको किसी प्रॉब्लम के बढ़ने और दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करने से पहले उसे सेटल करना होगा। ये समरी आपको दिखाएगी कि समय इतना ज़रूरी क्यों है। भले ही आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हों, या प्रमोशन के लिए एम कर रहे हों या कोई डील फाइनल कर रहे हों, आपकी सक्सेस के लिए सही समय का होना बहुत ज़रूरी है। आखिर में आप अपने लास्ट इंप्रेशंस का असर देखेंगे। बेस्ट बिग टॉक के लिए सही क्लोजर का होना बहुत ज़रूरी है। आप इस समरी के ज़रिए अच्छा लास्ट इंप्रेशन बनाना सीखेंगे। ये सारे लेसन्स आपको आपके बिजनेस या करियर में सक्सेस पाने में मदद करेंगे। आइए द फाइन आर्ट ऑफ द बिग टॉक सीखना शुरू करते हैं। अ रोड मैप टू बिग टॉक। बातचीत जिंदगी का एक खास पहलू है। ये रोज़मर्रा की सिचुएशन को हैंडल करने में मदद करता है, जैसे ऑफिस में किसी प्रॉब्लम में या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। बातचीत कैसे की जाती है, ये जानना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। यह आपको आपकी मनचाही चीज़ जल्दी और आसानी से पाने में मदद करता है। बातचीत दो तरीके की बातों से बनी होती है। एक है स्मॉल टॉक और दूसरी है बिग टॉक। स्मॉल टॉक वह ज़रूरी हिस्सा है जिसे आपको अपनी बातचीत में शामिल करना चाहिए। अपनी बातचीत का मेन आइडिया डिस्कस करने से पहले आपको कुछ ग्रीटिंग्स के साथ हल्के टॉपिक्स से शुरू करना चाहिए। जो स्पीकर अपनी बातचीत में स्मॉल टॉक नहीं करते हैं, वो दूसरे इंसान को हड़बड़ी और स्ट्रेस्ड महसूस करवाते हैं। आपकी स्मॉल टॉक दूसरे इंसान के साथ आपका कनेक्शन बनाती है। दूसरी तरफ बिग टॉक आपकी बातचीत का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, यानी मेन पार्ट है। यह आपकी बातचीत शुरू करने का मेन गोल, पहली वजह है। अलग अलग बैकग्राउंड, कल्चर, पोजीशन के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दो बड़ी कंपनी के मर्जर के बारे में होने वाली बातचीत बिग टॉक है। एंगेज्ड कपल्स के लिए यह फाइनेंस को लेकर बातचीत हो सकती है, जो शादी से पहले की जाती है। बिग टॉक आपकी ज़िंदगी के वह चैलेंजिंग टॉपिक है जिन्हें एक्सप्रेस करना आपके लिए मुश्किल होता है। बिग टॉक का सिर्फ एक ही गोल होता है। ये दूसरों को मोटिवेट, कन्विंस, बेचने, एनलाइटन, एक्सप्लेन या इन्फॉर्म कर सकता है। एक अच्छा बातचीत करने वाला होना आपको झगड़े को बेहतर तरीके से सुलझाने देता है, एक क्लियर मैसेज बनाने देता है और एक कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत को असरदार तरीके से आगे बढ़ाने देता है। एक कंस्ट्रक्टिव टॉक पॉजिटिव अप्रोच के साथ उन सारी प्रॉब्लम और चैलेंजेस को संभाल पाती है जो आप फेस कर रहे हैं। अपनी बिग टॉक में इसे इस्तेमाल करने से आप बड़े बड़े झगड़े चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव बिग टॉक एक अच्छा तरीका है जो रिश्तों में कम्युनिकेशन, सॉल्यूशन और इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा देता है। कंस्ट्रक्टिव बिग टॉक की बहुत सी टेक्निक्स हैं। पहली है प्रॉब्लम ओरिएंटेड टॉक, जिसमें आप इंसान से ज़्यादा प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। दूसरा है कॉन्ग्रुएंट टॉक, जहां आप एक इंसान को किसी सिचुएशन के बारे में सच्ची लेकिन रेस्पेक्टफुल राय या सलाह देते हैं।
तीसरा है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव टॉक में प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया जाता है, ना कि प्रॉब्लम खड़ी करने वाले इंसान को जज किया जाता है। वैलिडेटिंग टॉक बात करने का ऐसा तरीका है जो काइंड और कंसीडरेट होता है, जिससे इंसान को यह एहसास हो कि उसे समझा जा रहा है। स्पेसिफिक टॉक किसी प्रॉब्लम की सटीक जानकारी या एग्जैक्ट डिटेल्स देना है। कंजंक्टिव टॉक एक इंसान की बात को बिना काटे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जाती है। ओन्ड टॉक अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेना है। और आखिर में टू वे टॉक एक दूसरे को सुनना और अपनी ओपिनियन शेयर करना है। केमाइला रिंग रिपब्लिक की मैनेजर हैं। हाल ही में उनके डिपार्टमेंट में एक प्रॉब्लम आई जब उनके एम्प्लॉई ने एक शिपमेंट की गलत डिटेल्स भेज दी थी। अपने एम्प्लॉई की गलती दिखाकर उस पर इल्जाम लगाने के बजाय केमाइला ने कंस्ट्रक्टिव बिग टॉक का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने एम्प्लॉई से कहा, हमारे पिछले शिपमेंट में कुछ गलतियां थी। मैं जानती हूं, ऐसी गलती कभी कभी हो जाती है, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना कि ऐसी गलती ना हो, ठीक है? इस स्टेटमेंट में केमाइला ने डिस्क्रिप्टिव, वैलिडेटिंग और स्पेसिफिक टॉक का इस्तेमाल किया। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से एम्प्लॉई स्ट्रेस्ड फील नहीं करेगा। जवाब देते हुए उनके एम्प्लॉई ने कहा, हाँ, मैंने शिपिंग कंपनी को गलती से गलत डिटेल्स भेज दी थी। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा दोबारा नहीं होगा। उनके एम्प्लॉई ने अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ओन टॉक का इस्तेमाल किया और टू वे टॉक का इस्तेमाल करते हुए केमाइला की बातों को अच्छे से समझा और उन्हें तुरंत फीडबैक दिया। अब जब आप बिग टॉक के बेसिक्स सीख गए हैं, तो चलिए जानते हैं कि अलग अलग इंसानों के साथ डील करते समय अपने काम निकलवाने के लिए इसे कैसे इस्तेमाल करें। नो योर ऑडियंस। एक कन्वर्सेशन में दो लोग होते हैं, एक सुनने वाला और एक बोलने वाला। टू वे कन्वर्सेशन में समय के साथ सुनने वाला बोलता है और बोलने वाला सुनता है। बोलने वाले के लिए अपनी ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ये सीखना होगा कि अपनी स्पीच को अलग अलग ऑडियंस के हिसाब से कैसे बनाया जाए। हर इंसान की अलग इच्छाएं, अलग ज़रूरतें, अलग उम्मीदें और अलग पसंद होती हैं। भले ही लोग कितने ही अलग हों, लेकिन एक चीज़ सभी में कॉमन है। सभी चाहते हैं कि उनकी बात कोई सुने। यहाँ कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जिनकी मदद से आप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों को हैंडल कर पाएंगे। अपने कस्टमर्स के साथ बिग टॉक अक्सर गोल ओरिएंटेड होती है। आपका गोल किसी चीज़ को बेचने के आसपास ही होता है। कस्टमर्स से बात करते समय हम्बल और पोलाइट रहना ज़रूरी है। आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उतना नहीं जानते जितना आप जानते हैं। इसलिए आपको बिना रूड दिखे उन्हें इसके बारे में समझाना ज़रूरी है। अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को जानने से भी आपको बहुत मदद मिलेगी। इससे आप अपनी बातचीत को उनकी ज़रूरतों से हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अपने बिजनेस पार्टनर्स से बात करने के लिए भी आपको उनकी ज़रूरतों के बारे में जानना ज़रूरी है। इससे आप एक पावरफुल स्पीच बना पाएंगे जिससे आपको बिजनेस निगोशिएशन में मदद मिलेगी। बिजनेस पार्टनर्स को लेकर दो खास तरह की जानकारी होती हैं। पहली है टास्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो कि काम से जुड़ी जानकारी है। ये प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी पर फोकस करती है। दूसरा है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। इससे आपको पता चलता है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है और उनका बिजनेस करने का क्या तरीका है। ये देखते हुए कि आप अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ काफ़ी समय बिताते हैं, उनके साथ बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। ये आप अच्छे कम्युनिकेशन से अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब भी बिग टॉक करने का समय आता है, तो अपने शब्दों या बातों को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि गलतफहमी पैदा होने के लिए दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक दूसरे को दोष देने के बजाय प्रॉब्लम को सोल्व करने पर ध्यान लगाइए। अपनी बिग टॉक को अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स और उसे कैसे पाना है, इसके आसपास रखिए। हम कई बार अपने बॉस से बात करते हैं। हम जब भी बॉस से बिग टॉक करने की सोचते हैं, जैसे प्रमोशन की रिक्वेस्ट के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए या अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए हो सकती है। ये एक इमोशन बातचीत होगी, इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। यहाँ पर गलतफहमी होने के आसार ज़्यादा हैं, इसलिए ध्यान रखिए। जब भी आप उनकी लीडरशिप को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना चाहते हों,
ये जरूरी है कि आप उन्हें पहले से इस बारे में जानकारी दें। इससे उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि आप उन पर अटैक कर रहे हैं। इसे अकेले में करना भी बहुत जरूरी है। इससे आप दोनों किसी तीसरे के दखल दिए बिना ज्यादा ईमानदारी से बात कर पाएंगे। आखिर में हम अपने एम्प्लॉयज से बातें करते हैं। उनसे बिग टॉक करते समय ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि आप उन्हें डरा रहे हैं। आप दोनों की पावर में फर्क साफ दिखता है। इसे अपने बोलने के तरीके या शब्दों से उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बातचीत करते समय आपको हम वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे उन्हें लगे कि बातचीत में उन्हें शामिल किया जा रहा है और आप भी टीम का हिस्सा हैं। एक बहुत जरूरी चीज जिसे आपको अपने बिग टॉक में शामिल करने की जरूरत है वह है आपका गोल। अपने एम्प्लॉयज को साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इससे आप गलतफहमी से बचकर अपनी प्लानिंग को पूरा कर पाएंगे। इसे और समझने के लिए मैरी के बारे में जानते हैं। वो नेचुरल कॉस्मेटिक्स में सेल्स मैनेजर हैं। ये कंपनी सभी तरीके के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती है। एक दिन एक कस्टमर आई और फाउंडेशन सेक्शन को देखने लगी। मैरी ने कस्टमर के पास जाकर उन्हें ग्रीट किया। स्मॉल टॉक शुरू करने के बाद मैरी ने कस्टमर से पूछा कि क्या उनके दिमाग में कोई खास प्रोडक्ट है। इस टेक्निक से मैरी बिना वो सवाल पूछे ही यह जान पाई कि उनके कस्टमर की जरूरत क्या है। कस्टमर ने जवाब दिया कि वो अपनी अनइवन स्किन टोन के लिए एक फाउंडेशन ढूंढ रही है। मैरी ने उसे अपने बेस्ट सेलिंग फाउंडेशन के बारे में बताया। वो मार्केट का बेस्ट प्रोडक्ट था। कस्टमर के पास उस दिन उस प्रोडक्ट पर 50% डिस्काउंट पाने का भी मौका था। आप किसी से भी बात कर रहे हों तो ये जरूरी है कि आपकी बात उनके मतलब की हो। खुद को उनकी जगह रखकर सोचना आपको और ज्यादा काम की और रिलेटेबल बिग टॉक करने में मदद करेगा। मैनेज द कॉन्वर्सेशन। अपनी ऑडियंस को जानने के बाद आपको ये समझना जरूरी है कि अपनी कन्वर्सेशन को कैसे मैनेज करना है। बिग टॉक की सबसे बड़ी चीज है उसका पर्पस। क्लियर ऑब्जेक्टिव के बिना स्पीकर और ऑडियंस का पूरा समय बर्बाद हो सकता है। एक एजेंडा का होना बातचीत को मैनेज करने का की एलिमेंट है। ऐसा करने से आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और बेफिजूल की बातों से दूर रहेंगे। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि इसमें उन सभी चीज़ों की एक लिस्ट होनी चाहिए जो आप आखिर तक पूरा करना चाहते हैं। स्केड्यूल के साथ आप कन्वर्सेशन को सही ट्रैक पर रख सकते हैं। आप अपने हर टॉपिक को डिस्कस करने के लिए समय को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। इसमें आइडियाज़ और क्रिएटिविटी आने के लिए भी काफ़ी समय होना चाहिए। जब आप एक मीटिंग को लीड कर रहे होते हैं तब आप खास तौर पर पूरे ग्रुप को इन्वॉल्व रखने के लिए जिम्मेदार हैं। अपने एजेंडा की कॉपी अपने ऑडियंस को देकर आप समय को और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वो इससे जान पाएंगे कि मीटिंग के क्या टॉपिक्स हैं जिस पर आप बात करने वाले हैं, साथ ही ये भी जान पाएंगे कि क्या टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं है। आपको पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान स्केड्यूल को एक समान बांटना चाहिए। आमतौर पर शुरुआत में आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आनी चाहिए, बाकी सब बाद में। अगर आपके पास 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें ज्यादा समय लगेगा तो उन्हें एक साथ रखने से बचिए। ये बेहतर होगा कि आप 2 डिफिकल्ट टॉपिक के बीच में एक आसान और छोटा टॉपिक कवर कीजिए ताकि लोगों को रिलैक्स होने का समय भी मिले। मीटिंग से पहले हर चीज़ को डबल चेक कर लेना जरूरी है। ऐसा करने से आप अपने सेशन में बीच में रुकने से बच सकते हैं और आपकी ऑडियंस का ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। मीटिंग के दौरान समय को कैजुअली चेक करते रहिए ताकि आपको ये पता चले कि आप सही ट्रैक पर हैं या नहीं। मीटिंग के बाद ध्यान रखिए कि मीटिंग में जो भी हुआ उसकी एक कॉपी आप सभी को भेजें। एक प्रेजेंटर होने के नाते अपने ऑडियंस को ये बताइए कि आप सारे सवाल प्रेजेंटेशन के बाद में लेंगे। इससे आपका समय बचेगा और एनर्जी भी, क्योंकि काफ़ी सवालों के जवाब आपकी प्रेजेंटेशन में ही मौजूद होते हैं। ऐसा करना आपको ऐसी किसी भी रुकावट जिससे आपकी प्रेजेंटेशन में देरी हो सकती है से बचकर आपके समय को ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करने देगा। एक इंटरव्यू लेने वाले और देने वाले दोनों की तरफ से जो बिग टॉक होती है वो सिर्फ कंसंट्रेशन पर टिकी होती है। बातचीत को फोकस में रखने के लिए दोनों तरफ से ही कोशिश करने की ज़रूरत है।
इंटरव्यूअर के तौर पर आपको ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिससे आप इंटरव्यू देने वाले की पोटेंशियल और स्किल्स को जान पाएं। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो छोटे, साफ और सीधे जवाब दीजिए। ऐसा करने से आप अपना समय बर्बाद होने से बचा पाएंगे। पेनी वेस्टव्यू की एक जॉब के लिए मॉली का इंटरव्यू ले रही हैं। मॉली के स्किल्स और पोटेंशियल को जानने के लिए पेनी ने कुछ सवाल तैयार किए। मॉली ने एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। उनके पास इंटरव्यू के लिए 45 मिनट थे। पेनी को ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिससे वो मॉली की क्वालिफिकेशन के बारे में जान पाए। उन्हें कुछ ऐसे सवाल पूछने चाहिए जैसे, क्या आप बच्चों को संभाल पाती हैं? आपका पेशेंस लेवल कैसा है? या क्या आप एक लाइसेंस्ड टीचर हैं? अगर पेनी मॉली से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती हैं तो इससे उन्हें टीचर की पोजीशन को लेकर मॉली की काबिलियत के बारे में कुछ पता नहीं लगेगा। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि मॉली इन सवालों का सीधा सीधा जवाब दे। उसे ऐसे टॉपिक पर बातें नहीं करनी चाहिए जो इस इंटरव्यू के पर्पस से ना जुड़ी हों। रिकग्नाइज द डेंजर साइंस। एक इंसान आपसे जो भी कहे, क्या आप तुरंत उस पर भरोसा कर लेते हैं? आप दूसरों पर भरोसा किस कारण से करते हैं? उनके कहे गए शब्दों को सुनकर या और किसी वजह से? ज्यादातर समय वह शब्द नहीं है जिस पर आप भरोसा करते हैं। कभी कभी आप ऐसा भी देखेंगे कि आपको दूसरे की कही हुई किसी भी बात का विश्वास नहीं है क्योंकि आपके अंदर की आवाज उस पर यकीन ही नहीं करती। लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसा आपके अंदर की आवाज की वजह से नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज की वजह से है। आप बात करते हुए जो इम्पैक्ट दूसरों पर डालते हैं उसमें 7% असर आपके शब्दों का होता है और 93% असर आपके बात करने के तरीके का होता है। इसलिए अगर आप एक इम्पैक्टफुल स्पीच या प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो उसका जवाब बॉडी लैंग्वेज है। आपके बात करने का तरीका और जेस्चर्स मतलब आपकी हरकतें सक्सेसफुल स्पीच के 2 जरूरी हिस्से हैं। हालांकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आप जो अंदर महसूस कर रहे हैं उसके हिसाब से खुद ब खुद बाहर आती है, लेकिन फिर भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज का फायदा उठाकर अपना सबसे अच्छा वर्जन सामने रखिए। अगर आप एक स्पीकर हैं तो आपको ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज को समझकर आप उन्हें भी एक्टिवली अपने प्रेजेंटेशन में जोड़कर रख सकते हैं। अगर आपको दिखे कि वो इधर-उधर देख रहे हैं या उनकी भौहें चढ़ी हुई हैं, तो ये हो सकता है कि वो बोर हो रहे हों और आपकी ओर ध्यान न दे रहे हों। आप पूरे स्टेज पर घूमते हुए अपनी आवाज में ड्रामेटिक इफेक्ट डालकर उनकी बोरियत दूर कर सकते हैं। उनकी अटेंशन वापस लाने के लिए उन्हें दिखाइए कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर पैशनेट और कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप लोगों को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ सकते हैं। इससे आप उनके छुपे हुए इरादे को जान पाएंगे। आप उनके झूठ को पकड़ पाएंगे और बेहतर जवाब दे पाएंगे। कुछ लोग अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए अपने चेहरे से एक्सप्रेशन को हटा देते हैं। उनका झूठ पकड़ने का एक तरीका है, उनकी आंखें देखिए। आंखें ना मिला पाना झूठ बोलने की निशानी है। आवाज भारी हो जाना और पसीना आने लगना झूठ बोलने के कारण होने वाले नर्वसनेस की निशानी है। देखने वाली दूसरी बात यह है कि अगर वो इंसान अपनी आवाज ऊंची कर लेता है और उनकी बॉडी स्टिल हो जाती है, मानो वह आपकी उस पर भरोसा करने का इंतजार कर रहा है। अपनी हथेलियों को रगड़ना या लगातार हिलना डुलना भी झूठ बोलने की निशानियां हैं। आप टॉपिक चेंज करके अपनी इस थ्योरी को कि वो झूठ बोल रहे हैं या नहीं टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे समय में रिएक्शन पर ध्यान दीजिए क्योंकि एक सच्चा इंसान अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहेगा और उस टॉपिक पर वापस जाने के लिए जोर देगा। लेकिन झूठे लोगों को टॉपिक चेंज करना अच्छा लगेगा ताकि आप उनके झूठ को पकड़ ना पाएं। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि दूसरे लोग आपका फायदा उठाएं तो इन बॉडी साइन से बचकर और संभल कर रहिए। कारा एक इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स मैनेजर है। उनकी अपने बॉस के साथ 1-on-1 प्रेजेंटेशन और मीटिंग होने वाली है। वह बस अपनी प्रेजेंटेशन को कॉन्फिडेंटली देना चाहती है। इसलिए उन्होंने बॉडी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा और ये भी जाना कि वह किस तरह खुद को सबसे अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर सकती हैं। कॉन्फिडेंट दिखने के लिए वो अपनी बॉडी, जेस्चर्स और बोलने के तरीके पर ध्यान देती रहीं। कारा ने कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए टाइट हैंडशेक भी किया।
बहुत ज्यादा टाइट हैंडशेक अग्रेसिवनेस और हावी होने जैसा हाव भाव दिखा सकता है, वहीं बहुत सॉफ्ट हैंडशेक कमजोर होने की निशानी हो सकता है। अपने बॉस को ये दिखाने के लिए कि वो उनकी बातचीत पर ध्यान दे रही थी, उन्होंने उनके साथ आई कांटेक्ट भी बनाए रखा। अगर आप अपना पावर दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आप तब तक आई कांटेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक सामने वाला अपनी नज़र झुकाकर हार ना मान ले। ये भी जरूरी है कि आप अपने वर्ड्स जल्दी जल्दी ना बोलें और उन्हें साफ बोलें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो हो सकता है कि सुनने वाले को आपकी बात समझ ना आए। यह भी दिखाता है कि आप नर्वस हैं। न्यूट्रल एटीट्यूड रखने के लिए कारा ने अपना सर ऊंचा रखा और वो जिस बारे में बात कर रही थे उस हिसाब से अपने चेहरे के हाव भाव को बनाए रखा। सिर को ऊपर नीचे हिलाने का मतलब सहमत होना हो सकता है, सर को एक तरफ झुकाने का मतलब इंटरेस्ट दिखाना हो सकता है और नीचे देखने का मतलब सहमत नहीं होना होता है। ये वो तरीके हैं जिससे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में सजग या अवेयर रह सकते हैं। आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ऑफिस में झगड़े होना आम बात है। गलतफहमी, पर्सनल प्रॉब्लम, दोष देना, गुस्सा आना, कॉम्प्रोमाइज ना करना और उम्मीदें पूरी ना होना, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डेली डील करते हैं। ये सभी प्रॉब्लम ऑफिस के काम और प्रोडक्टिविटी पर असर डालते हैं। इसलिए उन झगड़ों के बढ़ने से पहले आपको उन्हें पहचानना जरूरी है। इन मुद्दों को अगर अनदेखा किया गया तो ये बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। एम्प्लॉयीज इन मुद्दों में अपनी और ज्यादा फीलिंग्स लगाएंगे और दूसरों को भी इन्वॉल्व करेंगे। इन झगड़ों को पहचानने के लिए बॉडी लैंग्वेज को जानना बहुत मददगार हो सकता है। जब भी आपको लगे कि आप और आपके एम्प्लॉई में कुछ बहस शुरू हो गई है, उन्हें तभी हैंडल करना जरूरी है। दूसरी चीज है गड़बड़ होने की निशानियों पर ध्यान देना। अगर आपको एम्प्लॉयीज की बॉडी लैंग्वेज से लगे कि उन्हें एक दूसरे से किसी तरह की परेशानी है तो आपको उनके बीच में आकर उस परेशानी को वही खत्म कर देना चाहिए। पूरी पिक्चर को समझने के लिए आपको दोनों की परेशानी सुनना जरूरी है। और हाँ, आपको रेस्पेक्ट और हमदर्दी के साथ बिना किसी रोकटोक के उन्हें सुनना चाहिए। उन्होंने जो कहा है आप उसे दोहरा सकते हैं ताकि उन्हें पता चले कि आपने उन्हें सच में सुना है। इसलिए झगड़े के असली कारण को जानने के लिए आपको उन्हें खुलकर अपने मन की बात कहने के लिए बढ़ावा देना होगा। कभी-कभी प्रॉब्लम की असली वजह उनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है, उसका उनके काम से कोई लेना देना नहीं होता। अपने एम्प्लॉयीज की बातें सुनकर आप एक बेहतर अप्रोच के बारे में सोच सकते हैं। इन पर्सनल प्रॉब्लम्स को काम में लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको कहानी के दोनों साइड को समझना होगा। अगर प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो उसे सोल्व करने के लिए आप एक मीटिंग भी बुला सकते हैं। किसी भी तरफ की साइड लिए बिना और जज किए बिना शांति से एक्सप्लेन करने पर दोनों ही तरफ को यह महसूस होगा कि उन्हें समझा गया है। जाना अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में मैनेजर थीं। कुछ समय से उन्होंने ये नोटिस किया कि उनकी टीम पहले की तरह आपस में बातें नहीं कर रही है। टेंशन का माहौल था और वो ये महसूस कर पा रही थी कि एक बड़ा झगड़ा होने वाला है। उन्होंने उन पर नजर रखी और उन्हें सुना। जाना को पता चला कि उनके 2 मेंबर्स की बहस हुई है और वो एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें एक एक करके बुलाया और उनकी स्टोरी सुनी। जाना ने उनकी बात रिस्पेक्ट के साथ सुनी और समय समय पर उनके शब्दों को दोहराया ताकि वह यह पक्का कर पाए कि वो उनकी बात ठीक से समझ रही हैं। बाद में उन्होंने दोनों मेंबर्स को एक मीटिंग में बुलाया और अपने नजरिए से उन्हें सामने वाले की साइड को समझाया। जाना ने बिना उन पर इल्जाम लगाए या उन्हें गलत ठहराए पूरे मामले को उनके सामने रखा। फिर वह यह सोचने में लग गए कि उनके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए और दोनों के डिफरेंसेस के साथ कैसे एक साथ काम किया जाए। आपकी अप्रोच प्रॉब्लम पर फोकस्ड होनी चाहिए, ना कि लोगों पर। आपकी और आपके कलीग की सोच में फर्क हो सकता है, लेकिन ये सोच आपके काम के आड़े नहीं आनी चाहिए। इससे पहले कि एम्प्लॉइज भड़क पाएं, जाना ने एक्शन लिया और झगड़े को बड़ी प्रॉब्लम बनने से पहले पहचाना। मीटिंग में एक दूसरे को दोष ना दें या पर्सनली अटैक ना करें। अगर दूसरी पार्टी आप पर दबाव डाल भी रही है तो आप अपना दिमाग शांत रखिए। झगड़े को बढ़ाने से बेहतर ये होगा कि आप ऐसा कॉमन हल निकालें जिससे सब राजी हो पाएं।
दाव पर क्या लगा है यह सोचिए और ऐसा हल निकालिए जिससे सभी का फायदा हो। अगर आप इसमें हार भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए उनका दिल तो जीत ही लेंगे। इम्प्रूव योर टाइमिंग। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि हर चीज के लिए एक परफेक्ट समय होता है? क्या खाना खाने का, बाहर जाने का या एक रिलेशनशिप में आई लव यू कहने का भी एक खास समय होता है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि टाइमिंग ही सब कुछ है। हर चीज का एक परफेक्ट समय होता है, खासकर बिजनेस में। ऐसी बातचीत जो बिग टॉक की ओर ले जाए, वह बिजनेस रिलेशनशिप पर काफी हद तक असर डाल सकती है। इसलिए आपकी बिग टॉक को भी काम करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत है। मार्केटिंग में टाइम बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक कस्टमर की तरह सोचें तो आपको भी बहुत ज्यादा प्रमोशन मटेरियल्स का एक साथ भेजे जाना पसंद नहीं आएगा। यह चिढ़ पैदा करने वाला हो सकता है और तब आप समझेंगे कि कस्टमर आपके बिजनेस में इंटरेस्ट कैसे खो देता है। इसके बजाय कभी कभार आने वाले और काम के प्रमोशन मटेरियल एक बिजनेस को ज्यादा मदद कर सकते हैं। जैसे वैलेंटाइन डे या ग्रेजुएशन सीजन जैसे कुछ खास इवेंट्स आपके कस्टमर्स को आपके बिजनेस के बारे में याद दिलाने के लिए सही समय है। आप उन्हें कार्ड्स भेज सकते हैं, उनके बर्थडे याद रख सकते हैं या उनके मतलब के आर्टिकल्स उनसे शेयर कर सकते हैं। इससे आपके मटेरियल पाकर कस्टमर्स चिढ़ेंगे नहीं, बल्कि उन्हें उसका इंतजार रहेगा और उन्हें महसूस होगा कि आपकी कंपनी उन्हें अहमियत देती है। टाइमिंग आपके प्रेजेंटेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। आपकी स्पीच की लेंथ लोगों के अटेंशन को बनाए रखने के लिए बहुत खास फैक्टर है। अगर वो बहुत लंबी है तो ऑडियंस उसके बीच में ही बोर हो जाएगी। जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी उनके इंटरेस्ट को कम कर सकता है। इसलिए अपनी प्रेजेंटेशन को ठीक से देखिए और जहां जरूरी हो वहां जरूरत के हिसाब से ही इन्फॉर्मेशन रखिए। माइक एक मेहनती एम्प्लॉई हैं। 1 महीने पहले उन्हें नया प्रोजेक्ट मिला था और पिछले हफ्ते उन्होंने उस डील को सक्सेसफुली क्लोज भी कर दिया। उनके कलीग्स ने बहुत अच्छा काम के लिए उनकी तारीफ भी की। माइक को लगने लगा कि वो ऐसी और जिम्मेदारियां ले सकते हैं क्योंकि अब उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। इसलिए उन्होंने अपने बॉस से प्रमोशन मांगने की सोची। उन्होंने अपनी फ्रेश सक्सेस का फायदा उठाने का सोचा और बिना समय बर्बाद किए अपने बॉस से प्रमोशन के बारे में बात करने का मैन बनाया। उन्होंने सही समय का वेट किया जब उनका बॉस बिजी ना हो और अच्छे मूड में हो। उन्होंने अपने बॉस से पूछा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। क्या हम आज वो बात कर सकते हैं या कल सही रहेगा? बॉस अच्छे मूड में था, इसलिए उन्होंने उनसे बात की। उन्होंने बातचीत की और आखिरकार माइक को प्रमोशन मिल गया। ये सब कुछ उनके सब्र और सही समय का इंतजार करने की वजह से हुआ था। गेट क्लोजर। लोग अक्सर कहते हैं कि पहला इंप्रेशन लंबे समय तक बना रहता है, लेकिन असलियत तो ये है कि आपका आखिरी इंप्रेशन होता है जो ऑडियंस याद रखती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शुरू कैसे किया था और क्या बात की, लोग हमेशा ये नोटिस करते हैं कि आपने बात खत्म कैसे की। प्रॉपर क्लोजर होना बिग टॉक का सबसे जरूरी हिस्सा है। इस एंडिंग की वजह से आपकी कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद भी ऑडियंस के दिमाग में रहती हैं। बात बंद करते समय जो चीजें आपको याद रखनी चाहिए, उनमें से सबसे जरूरी है यह जानना है कि बात कब खत्म करनी है। सामने वाला बात को जब बंद करना चाह रहा है, आप इसके कई इशारे और निशानियां देख सकते हैं। एक बहुत ही आम इशारा है जब उनकी आंखें कुछ खोजने लगे। अगर सामने वाला आपके पीछे देख रहा है तो यह बात खत्म करने की एक निशानी है। ऐसा रिस्पॉन्स ये भी बताता है कि आपकी कन्वर्सेशन में उन्हें अब इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो धीरे धीरे बोलकर या साफ साफ न बोलकर जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इस बातचीत को खत्म करना चाहते हैं। लोगों के साथ अपनी बात को खत्म करने के लिए आप बहुत सी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनकी आंखों में देखकर और उनसे हाथ मिलाते हुए कुछ एनकरेजिंग बातें बोल सकते हैं या उन्हें बता सकते हैं कि आपको पहले निकलना होगा। आप जो भी मेथड इस्तेमाल करें, बस उसे आदर के साथ कीजिए। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के तरीकों में से एक है इसे जॉब इंटरव्यू में इस्तेमाल करना। आइए देखते हैं कि एमा को जो उनकी ड्रीम जॉब मिली, वो सिर्फ उनकी यादगार जॉब इंटरव्यू की वजह से थी। जब एमा ने जॉब के लिए अप्लाई किया
तो उन्होंने पक्का किया कि वो इंटरव्यू लेने वाले की बॉडी लैंग्वेज और अनकहे इशारों पर खास ध्यान देगी। जब इंटरव्यू खत्म होने वाला था, तब उन्होंने सोचा कि वो ऐसा क्या पूछ सकती हैं या कह सकती हैं जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ जाएं। उन्होंने इंटरव्यू लेने वाले लोगों के पैनल से पूछा कि उनके हिसाब से उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। इसने उनके इंटरव्यू लेने वालों को उनके बारे में सोचने और उनके बारे में जजमेंट बनाने का मौका दिया। उन्होंने उनके जोश और इस जॉब को पाने की उनकी इच्छा को साफ देखा। उन्होंने देखा कि वो कितनी डेडिकेटेड हैं और अपनी पोजीशन की कितनी वैल्यू करेंगी। इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान इंटरव्यू लेने वाले एमा के बारे में नहीं भूले। वो एक आम कैंडिडेट नहीं थी बल्कि सबसे अलग थी। जॉब इंटरव्यू में यह बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू खत्म करते हुए इंटरव्यू लेने वालों को आपके बारे में अच्छा महसूस कराएं। आप इसे एक पॉजिटिव नोट के साथ खत्म कर सकते हैं कि आप फ्यूचर में उनके साथ काम करने को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। मीटिंग्स के लिए आपने जो पूरा किया उसे रिव्यू करके और एनकरेजिंग रिमार्क देकर अच्छी क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हैं। याद रखिए, आपको हमेशा हर सिचुएशन में विनम्र रहना चाहिए। कंक्लूजन उतना ही जरूरी है जितना की शुरुआत। कंक्लूजन। पहले हमने बिग टॉक की डेफिनेशन को जाना। ये स्मॉल टॉक के बाद आता है। आपकी बातचीत का मेन पॉइंट बिग टॉक है। ये आपको दूसरों को कुछ सेल करने, मोटिवेट करने, समझाने और सिखाने में मदद करता है। दूसरा, हमने देखा कि ऑडियंस को जानना कितना जरूरी है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्पीच तैयार करना कितना इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी है, हो सकता है कि वही चीज़ कस्टमर के किसी काम की ना हो। तीसरा, किसी भी कन्वर्सेशन को मैनेज करने के लिए एक प्लान पर टिके रहना बहुत ज़रूरी है। बेकार की बातें करने से दोनों पार्टी का सिर्फ समय बर्बाद होता है। एक एजेंडा बनाकर अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। इसमें वो सारे टॉपिक होने चाहिए जिस पर आप बात करना चाहते हैं। चौथा, हमने ये देखा कि बॉडी लैंग्वेज आपको कई चीज़ें बताती है। ये आपको अपने करियर के लिए एक इमेज बनाने में और झूठे लोगों को पकड़ने में मदद कर सकती है। आपने ये भी देखा कि आंखें ना मिलाने और सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करना झूठ बोलने की निशानी है, जो इंसान के बॉडी लैंग्वेज से आसानी से समझी जा सकती है। इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखिए। पांचवा, हमने जाना कि अपने ऑफिस के झगड़ों को कैसे सोल्व किया जाए। ऑब्जेक्टिव होना और प्रॉब्लम पर फोकस करना किसी भी झगड़े को सोल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। छठा, हमने समय की इम्पोर्टेंस को जाना और ये भी जाना कि ये कैसे आप जो चाहते हैं उसे पाने में आपकी मदद कर सकता है। अगर आपने सही समय नहीं चुना तो आपके किए कराए काम पर पानी फिर सकता है। ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रमोशन की बात करने जाए तो आपके बॉस का मूड अच्छा होना चाहिए। आखिर में, आपने बिग टॉक को सही तरीके से क्लोज करना सीखा। कंक्लूजन ऑडियंस को सोचने के लिए कुछ देता है और साथ ही ज्यादा जानने की इच्छा को जगाता है। अपने बॉस, कलीग्स और क्लाइंट्स के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी हैं। एक सेल्समैन अच्छी बातचीत के जरिए प्रोडक्ट बेचकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को साबित करता है। अपनी स्किल्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए और आप जो चाहते हैं वो पा लीजिए।